स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल कहानी है। बूढ़े माँ बाप की दर्द भरी कहानी। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। सविता आज पूरे घर को सर पर उठा रखी थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी। इतनी गर्मी में मेरे बस की बात नहीं है कि मैं बैठकर रोटियां बनाऊं और सबको खिलाती रहूं। चुपचाप चावल बनाकर रख देती हूँ, जिसको खाना है खाए, नहीं खाना है मत खाए। मैंने सबका ठेका लेकर नहीं रखा हूँ, कहते हुए अपने पति के आगे खाने की थाली रख देती है। और असल में सविता तो कह रही थी अपने पति सुनील से, लेकिन सुना रही थी बाहर कमरे में बैठे अपने ससुर साकेत जी को। और साथ में सविता जी को सुनील भी सविता की रोज के किचकिच से परेशान हो गया था। एक दो बार उसने सविता को बोला भी, सविता जाने दो, क्या सुबह सुबह तुम रोज रोज उनको सुनाती रहती हो, उम्र हो गई है उनकी, कुछ दिन के ही मेहमान है। अरे मेहमान तो है तो क्या हुआ, सर पर चढ़ जाएंगे, चावल भी तो खा सकते हैं ना। इतनी गर्मी हो रही है, पसीने से तरबतर हो जाती हूँ रोटी बनाते बनाते। आदत नहीं है मेरी इतनी रोटियां बनाने की, 10-10 रोटी तो चाहिए। दोनों को 10-10 रोटी पर सविता ने ज्यादा जोर दिया था। सुनील भी सर पीट कर उठ जाता है और सीधा अपने माँ बाप के कमरे में जाकर कहता है, माँ बाबू जी समय के साथ बदलना भी सीख लीजिए। गर्म चावल खा लेने से कोई नुकसान नहीं होता है, इसीलिए कोशिश करिए कि रोटी कम और चावल ज्यादा खाएं। लगभग एक ऑर्डर सा देते हुए सुनील वहां से चला जाता है। बेटे की बात सुनकर साकेत जी सर पकड़ के बैठ जाते हैं। बगल में ही खाट पर लेटी उनकी पत्नी बबीता जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो अपनी किस्मत पर ही रोने लगती है। एक ही तो बेटा था, कितने लाड़ प्यार से, कितने अरमानों के साथ उसको पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। शादी के बाद बहू को भी बेटी मानकर पलकों पे ही बैठा के रखा था। अभी 1 महीने पहले ही तो सब कुछ सही था। बबीता जी अपनी बहू सविता को इतना मानती थी कि वह सविता को कभी भी गर्मियों में रोटी बनाने नहीं देती थी। सविता सारा खाना बनाती थी, लेकिन रोटी बनाने के टाइम पर खुद बबीता जी जाकर उसे किचन से हटा देती ताकि बहू को गर्म ना हो। लेकिन आज वह मजबूर थी, इतनी मजबूर कि वह ना बहू को किचन से हटा सकती है, ना खुद जाकर रोटी बना सकती है, क्योंकि बाथरूम में गिरने से उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए अभी खड़ा होना मुश्किल है। बबीता जी के साथ साथ साकेत जी को भी डायबिटीज थी, तो दोनों चावल खाने से थोड़ा परहेज करते थे। ज्यादातर वह दोनों रोटियां ही खाते थे और इस रोटी को लेकर सविता दिन घर में कलेश मचाती रहती थी, क्योंकि बबीता जी ने उसे शुरू से कभी भी रोटी बनाने ही नहीं दी थी। और जब बबीता जी को ऐसी हालत है और सविता को रोटी बनानी पड़ी, तो ऐसे ही रोज घर में कलेश मचाती थी। भूखे रहने से बहू की 2 बातें सुनकर रोटी मिले, कम से कम मिलती तो थी ना। लेकिन आज साकेत जी को और बबीता जी को यह बातें ज्यादा खल गई, जब उनका आज अपना खुद का खून, अपना बेटा, जब उनकी बीमारी को ध्यान ना देते हुए चावल खाने की हिदायत देकर चला जाता है, तो बबीता जी और साकेत जी दोनों ही जैसे टूट गए थे। दोपहर को सविता 2 थाली लगाकर साकेत जी और बबीता जी के आगे रखी खाने को देख साकेत जी और बबीता जी दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, जैसे पूछ रहे हो कि वह हम अब क्या खाएंगे, क्योंकि थाली में तो रोटी थी ही नहीं, चावल दाल और सब्जी ही थे। एक तो बबीता जी का पैर टूट गया और दूसरे बहू की आयना बातें सुन सुनकर वह इतनी टेंशन में रहते थे कि उनका शुगर और भी बढ़ गया था। ऐसे में अगर खान पान का भी परहेज ना हो तो बीमारी इंसान ठीक भी कैसे कर सकता है। 2-4 निवाला खाकर पानी पी लेने के बाद दोनों ही उठ जाते थे। साकेत जी बाहर से फल लेकर आते और खुद भी खा लेते, अपनी पत्नी को भी खिलाते, लेकिन बाहर का फल खाकर कोई कितने दिन तक रह सकता है। खाने की जरूरत तो होती ही थी ना, और खाने में रोटी ही चाहिए। और इस रोटी के लिए बहू घर में इतना कलेश का माहौल बना के रखती थी। आदत भी तो बिगाड़ी हुई थी बबीता जी की ही थी, जो उन्हें भी भुगतना पड़ता था। अब हालात ऐसी हो गई थी कि धीरे धीरे करीब 15 दिन से साकेत जी ने पेट भर खाना नहीं खाया था, और ना ही खाट पर पड़ी बबीता जी ने पेट भर खाना खाया था, जिससे बबीता जी और भी कमजोर हो गई थी। कहते भी है कि दवाइयाँ भी खाने के ऊपर ही फायदा हो करती है, जब पेट में कुछ रहेगा ही नहीं तो दवाइयाँ का उल्टा सीधा असर होगा ही। ऊपर से बबीता जी का शुगर भी बढ़ गया था, लेकिन बबीता जी इतनी लाचार थी कि वह कुछ भी नहीं कर सकती। वह अपनी किस्मत पर लेटे लेटे आंसू बहाए जा रही थी, और साकेत जी उनके बगल में बैठे खुद के साथ साथ उन्हें भी सांत्वना देते रोज
रहते कि रोज रोज की किच किच को उन्होंने अपनी किस्मत मान लिया था कि अचानक एक दिन साकेत जी के एक परम घनिष्ठ मित्र रमेश जी आए। साकेत जी जैसे ही सविता को चाय बनाने के लिए बोलते हैं कि सविता गुस्से में ही चिढ़ जाती, अभी घर का पूरा काम करके आओ, 10 मिनट के लिए लेटने थे। तो इन्हें बर्दाश्त ही नहीं होता है, बुला के बैठ जाते हैं। बूढ़ी हो की मंडली, अब चलो इनके लिए चाय बनाओ, कप निकाले, ट्रे निकालो, झूठा करो। जैसे यह है वैसे ही इनके दोस्त टाइम पे टाइम ही चले आते हैं। इतना तेज बोल रही थी कि सविता की आवाज़ साफ साफ बबीता जी के कमरे में जा रही थी, जो बबीता जी और साकेत जी के साथ साथ उनके मित्र के कानों में भी पड़ी बह रही थी। खोटी सुनकर दोनों ही पति पत्नी मुरझा जाते हैं, लेकिन साकेत जी के दोस्त काफ़ी तजुर्बे वाले होते हैं, बिना कहीं यहीं सब कुछ समझ गए। और साकेत जी का हाथ दबाते हुए कहा, साकेत अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ भाई। कहो ना, क्या बात है? साकेत देखो, चाहो तुम भले हुई कुछ कहो या ना कहो, लेकिन लगभग मैं तुम्हारी हालत समझ चुका हूँ, इसलिए तुमको एक सलाह देना चाहता हूँ। तुम ऐसे लाचार मत बने रहो, अपनी पावर का इस्तेमाल करो। कैसी पावर की बात कर रहे हो मित्र? भला मेरे पास कौन सी पावर है? क्यों नहीं पावर है तुम्हारे पास? हमारे पास, हमारे जैसे हर बुजुर्गों के पास एक पावर होती है, और वो पावर होता है हमारा घर, हमारी प्रॉपर्टी, जिसके लालची होती हैं हमारे बच्चे। तुम उस पावर का इस्तेमाल करो। दोस्त की बातें सुन सोच में पड़ जाते हैं साकेत जी, और फिर बड़ा उदास होकर कहते हैं, भाई लेकिन मैंने अभी कुछ महीने पहले ही सब कुछ बेटे के नाम कर दिया था, वैसे भी आज नहीं तो कल सब उसी का नाम तो होना था, और अब तो वह भी हाथ से खो गया है। उदास होते हुए साकेत जी ने कहा। तो उनके दोस्त ने कहा, नहीं गया साकेत, हाथ से कुछ भी नहीं गया है, जो गया है वो वापस भी आ सकता है, बस एक अच्छे वकील से बात करो, तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस दिला सकता है। क्योंकि जब तक माँ बाप जिंदा है, वह अपने बेटे को ही दी हुई अपनी सारी संपत्ति दोबारा से वापस ले सकते हैं, और इसके लिए उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। तुम अपनी संपत्ति वापस ले लो तो हो सकता है तुम्हारी बहू और बेटे या तो संपत्ति के लालच में तुम लोगों की सेवा करेंगे लेंगे, और नहीं तो सेवा करे तो कम से कम तुम्हारे अंदर इतना तो दम रहेगा कि तुम लोग अपने लिए एक अच्छी खाना बनाने वाली को रख सकते हो, जो सुबह शाम तुम लोगों के लिए खाना तो बनाकर जा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वह लालची होते हैं, और वैसे भी वह तुम्हारा इकलौता बेटा है। सब कुछ जब तुम्हारे हाथ से वापस आ जाएगा, तो वैसे भी अभी बहू ने रंग बदला है, क्या पता फिर से रंग बदल ले, और तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें क्या करना है, फिलहाल मैं तुम्हें एक वकील का नंबर देता हूँ, तुम्हें सही लगे तो तुम फोन करके बुला लेना, वह कल तुम्हारे घर आ जाएगा। कहते हुए एक कार्ड साकेत जी के हाथों में पकड़ा कर रमेश जी निकल जाते हैं। साकेत जी बबीता जी की ओर देखते हैं, शायद जीतू को तो दोस्त की बातें अच्छी लगी, एक उम्मीद थी शायद हमारी बात सुधर सकती है। उन्होंने अपने पति से भी वही सब कहने को कहा जो उनके मित्र ने कहा था। बहुत सोचने के बाद आखिरकार साकेत जी ने अगले दिन वकील को बुला लिया। वकील को देखते हैं बहू बेटी की हालत खराब हो गई। सुनील ने पूछा, पापा वकील कैसे? कुछ नहीं बेटा, मैंने कुछ गलतियां की थी, उसी को सुधार रहा हूँ। गलतियां कैसी? गलतियां वही बेटा कि जो मेरी पूरी जिंदगी की कमाई थी वो मैं अब तुमसे वापस ले रहा हूँ, और अब उसको नहीं दूंगा जो मेरी और मेरी पत्नी की सेवा करे और हमें पेट भरने के लिए दो रोटी दे सके। पापा जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? सुनील आपके इकलौते बेटे हैं, तो सीधी सी बात है ना कि इस घर पर और आपकी पूरी संपत्ति पर उन्हीं का हक है। बहु हक बस संपत्ति पर नहीं होता, माँ बाप पर भी होता है। संपत्ति पर हक उन्हें तुम्हें याद है, लेकिन माँ बाप का हक ही तुम्हें याद नहीं रहा। तो जब तुम माँ बाप के हक को भूल गई तो इस संपत्ति के हक को भी भूल जाओ। कहते हुए साकेत जी ने वकील के कहे अनुसार एक बार फिर से अपने घर के मालिक बन चुके थे, और सब कुछ अपने नाम होते हुए उन्होंने सबसे पहले बेटे को घर से निकालने का आदेश दे दिया, ताकि वह अपने लिए खाना बनाने वाले को रख सके। सब कुछ हाथ से चलता हुआ देख अपनी पत्नी को गुस्से में देखने लगता है सुनील, जैसे सब कुछ उसी के चलते हुआ हो। हाथ से आया हुआ सब कुछ वापस चला गया, लेकिन पलक झपकते ही जाने गिरगिट की तरह कैसे सविता का रूप बदला। वह तुरंत साकेत जी के पैर पर गिर पड़ी और माफी मांगते हुए रोने लगी। बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, हमें घर से बाहर मत निकालिए, हम कहाँ जाएंगे? आपका घर होते हुए भी बाहर कहाँ भटके? बहू को माफ़ी मांगते हुए देख साकेत जी अपनी पत्नी की ओर देखते हुए बबीता जी ने भी आंखों में बहू को माफ़ करने के लिए कहा। माँ का दिल था, पिघलते टाइम ही नहीं लगता, लेकिन साकेत जी ने एक बार धोखा खा चुके थे, दोबारा धोखा नहीं खा सकते। इसीलिए उन्होंने बहू से कहा, बहू
हम तुम्हें इस घर में एक ही शर्त पे रहने दे सकते हैं कि हमारा घर में तुम किराएदार की तरह रहोगे। माना कि हम तुमसे किराया नहीं लेंगे, लेकिन बदले में तुम्हें हमारे घर की देखभाल करनी होगी। हमारे लिए 2 वक्त की रोटी बनानी पड़ेगी, वह भी पूरी इज्जत और मान सम्मान के साथ। तब तो तुम इस घर में रह सकती हो, नहीं तो दरवाजा खुला हुआ है। बाबूजी, सविता आपको टाइम टाइम पर हर चीज़ से ही कि जो मैं आपसे वादा करता हूँ, बस हमें घर से मत निकालिए। कहते हुए बेटे ने भी साकेत जी के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। साकेत जी की आंखों में उम्मीद तो दिखाई दी कि शायद बेटा बहू संपत्ति के लालच में सुधर गए हो, लेकिन अचानक ही जैसे मन की आवाज़ आई, नहीं साकेत, फिर से कमजोर मत। बस संपत्ति के लालच में गिरगिट से भी गिरे हुए लोग होते हैं, उनका रंग दोबारा से भी बदल सकता है, इसीलिए तुम दोबारा से गलती मत करना। वैसे भी तेरे मरने के बाद तो सब कुछ उनका ही होगा, लेकिन जब तक तू है तब तक तो तुम अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे ही सही, कम से कम तुम अपने परिवार में इज्जत के साथ तो रहोगे। इस बार साकेत ने सिर्फ और सिर्फ अपने मन की सुनी और बबीता जी के कहने के बावजूद भी उन्होंने दोबारा से वह संपत्ति अपने बेटे के नाम नहीं की, ताकि भविष्य में फिर बहू कभी भी उन्हें दोस्त के सामने जलील ना कर सके। दोस्तों, मात्र मनोरंजन के लिए बनाई गई एक काल्पनिक कहानी है, इसे वास्तविकता से ना जोड़े। उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी आपको कैसे लगी। थैंक यू।